नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद का बजट सत्र कल से 26 को रेल और 28 फरवरी को आम बजट। लोकसभा अध्यक्ष ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। राज्यसभा टीवी पर बजट का खास कवरेज। नीतीश कुमार आज लेंगे चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ। फिलहाल सरकार में शामिल नहीं होंगे सहयोगी दल। कांग्रेस आरजेडी बाद में करेंगे फैसला। मंत्रालय जासूसी मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं बरामद दस्तावेज। दिल्ली पुलिस का दावा, 5 कॉर्पोरेट अधिकारी 3 दिन की पुलिस रिमांड पर। इस हफ्ते जम्मू कश्मीर में बनेगी पीडीपी बीजेपी गठबंधन की सरकार। सोमवार को मुफ्ती मोहम्मद सईद और नरेंद्र मोदी की मुलाकात। और क्रिकेट विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अहम मुकाबला। टॉस जीतकर भारत का बल्लेबाजी का फैसला। तो संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण से होगी। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 26 फरवरी को रेल बजट आएगा, 27 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण और 28 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र के प्रस्तावित कामकाज में 44 विषय शामिल किए गए हैं। यह सत्र 2 चरणों में होगा। पहला चरण 20 मार्च तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 20 अप्रैल से 8 मई तक चलेगा। आपको बताएं कि राज्यसभा टीवी बजट की खास कवरेज कर रहा है। रेल बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और आम बजट के अलावा बजट सत्र में सरकार 7 नए विधेयकों को पास कराने की कोशिश में होगी। इनमें वित्त विधेयक के अलावा 6 अध्यादेशों की जगह विधेयक लाए जाएंगे। जिन अध्यादेशों को विधेयकों में बदलना है उनमें भूमि अधिग्रहण, कोयला खनन, बीमा क्षेत्र और खनिज खनन अध्यादेश शामिल हैं। इसके अलावा सरकार लोकसभा में लंबित 3 और राज्यसभा में लंबित 7 विधेयकों पर बहस के बाद उन्हें पास कराने की कोशिश करेगी। इस सत्र के दौरान 10 नए विधेयक भी पेश होंगे। इनमें से लोकसभा में लंबित विधेयक हैं वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक, लोकपाल, लोकायुक्त और अन्य संबंधित कानून संशोधन विधेयक, निरस्तीकरण और संशोधन विधेयक 2014। राज्यसभा में भी 7 विधेयक लंबित हैं। इनमें कंपनी संशोधन विधेयक 2014, सार्वजनिक भवन संशोधन विधेयक 2014, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन विधेयक 2014, भुगतान और निपटान प्रणाली विधेयक 2014, भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक 2013 और संविधान आदेश 2014 विधेयक भी शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू 16 फरवरी को ही अलग अलग मंत्रालयों के साथ बैठक कर सरकार की तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, ये अलग विषय है, मगर इस पे सरकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे से सोचेगी कि किस प्रकार से सभी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लेकर हम आगे बढ़ें। जहाँ तक सरकार के मंशा का सवाल है, वो बिल्कुल इंटेंशन क्लियर है कि हमें जो बिल्स देश को आगे बढ़ाते हैं, जो कानून देश को आगे बढ़ाते हैं, उन कानूनों को जरूर लाना है, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास यही हमारा ध्येय है। संसद में कानून पास न होने की सूरत में अध्यादेश का रास्ता अपनाने पर कांग्रेस सहित विपक्षी दल सरकार से नाराज हैं। Coming budget session, we will have to see. There are issues which can bring parties in opposition to come together. For instance, ordinances, and several parties, almost all parties in opposition, they are opposed to the ordinances. The left parties are opposing the ordinances. I understand the Congress party has expressed strong objections to certain ordinances. कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि वो भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के पक्ष में नहीं है, वो इसका विरोध करेगी। वाम दल और तृणमूल कांग्रेस के तेवर भी भूमि अधिग्रहण कानून और बीमा क्षेत्र से जुड़े संशोधन विधेयक पर तीखे हैं। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने से जुड़ा विधेयक, ये 2 ऐसे मामले हैं जो सरकार के लिए बजट सत्र में सबसे बड़ी चुनौती पेश करेंगे। और सरकार के कौशल और धैर्य की असली परीक्षा राज्यसभा में होगी, जहां वो अल्पमत में हैं। कैमरामैन राजदीप के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।
केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर पुनर्विचार कर सकती है, जिसमें किसानों की चिंताओं को शामिल किया जा सकता है। कई संगठनों के किसान नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और अध्यादेश के जरिए किए गए बदलावों पर चिंता जाहिर की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह चौधरी भी बैठक में मौजूद थे। पलवल से चले किसान संगठनों का हुजूम 24 फरवरी को दिल्ली पहुंचेगा। अन्ना हजारे भी इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी अध्यादेश के जरिए किए गए बदलाव के खिलाफ 25 फरवरी को जंतर मंतर पर धरना देंगे। कांग्रेस के अलावा भी तमाम विपक्षी दलों ने अध्यादेश को किसान विरोधी बताते हुए संसद में विरोध करने का फैसला किया है। हमने उनको कहा कि हमारे किसान संगठन इकट्ठा हो रहे हैं और वो एक समय कोई निश्चित करना चाह रहे हैं कि आपके समक्ष रख सकें सारी बात आके। तो उन्होंने कहा कि आप जो भी है, आप जो समय आप है, आप जिस तरह का आपका है एक ड्राफ्ट बना के क्या आप चाहते हैं वो दे दीजिए। सरकार उसमें कोई समय निश्चित करेगी और उसमें जो भी संभव हो सकेगा उस तरह के उसमें अमेंडमेंट किए जाएंगे। और अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में राजनीति में उठापटक के बाद नीतीश कुमार आज शाम चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में ममता बनर्जी समेत दूसरी पार्टियों के कई बड़े नेता शामिल होंगे। नीतीश कुमार ने सहयोगी दलों को भी सरकार में आने का न्योता दिया है, लेकिन इस पर फिलहाल संशय बना हुआ है। नीतीश कुमार को जिन 130 विधायकों का समर्थन हासिल है, उनमें आरजेडी के 24, कांग्रेस के 5 और सीपीआई के 1 विधायक के साथ ही एक निर्दलीय विधायक भी शामिल है। कांग्रेस ने साफ किया है कि वह सरकार में शामिल होने का फैसला नीतीश कुमार के विश्वास मत हासिल करने के बाद ही लेगी। वहीं आरजेडी ने अंतिम फैसला लेने के लिए पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया है। इससे पहले शनिवार को सरकार के गठन और इसके स्वरूप पर विमर्श के लिए नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू और सहयोगी दलों की बैठक हुई। 20 फरवरी को जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद राज्यपाल ने नीतीश कुमार को नई सरकार बनाने का न्योता दिया था। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी गठबंधन एक हफ्ते के भीतर सरकार बना सकते हैं। सरकार बनाने की कवायद तकरीबन पूरी हो चुकी है। पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद की सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की भी संभावना है। दोनों दलों के बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर भी जल्द ही रजामंदी की संभावना है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के बारे में भी इसी हफ्ते खुलासा हो जाएगा। बीजेपी ने कहा है कि दोनों दल न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे। बीजेपी ने मान लिया है कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, जबकि पीडीपी ने माना है कि सेना को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मिले विशेषाधिकार में कोई तब्दीली या ढिलाई तभी दी जाएगी जब सुरक्षा समीक्षा में ऐसा पाया जाएगा। इन मुद्दों पर सहमति के बावजूद बीजेपी और पीडीपी औपचारिक रूप से इसे जाहिर करने से बच रही हैं। हम दोनों पार्टियां सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं कि हम मुद्दों पर सहमति बना पाए, पर अभी भी एक आध मुद्दा ऐसा है जिस पर सहमति बनाना पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाया। इसलिए इसका जो समय लगेगा वो समय लगेगा। हम प्रयासरत है कि जल्दी एक सहमति पर पहुंचकर विषय को आगे ले जाए। पीडीपी के साथ गठबंधन सरकार के लिए शुक्रवार को दिल्ली में बीजेपी के जम्मू कश्मीर और केंद्रीय नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। उस बातचीत के आधार पर शनिवार को न्यूनतम साझा कार्यक्रम के मसौदे को आखिरी रूप दे दिया गया है। इसे लेकर शनिवार सुबह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। भारतीय जनता पार्टी की जो कोर ग्रुप की टीम है ये दिल्ली गई थी, अपने शीर्ष नेतृत्व जो हमारा है उनसे मिली है, विचार विमर्श किया है। आने वाले दिनों में जिन मुद्दों पर चर्चा चल रही है वो चर्चा कैसे आगे बढ़े और वो मुद्दे जो हैं वो कैसे सुलझें। अब आगे निर्णय लेना जो है वो केंद्र का दायित्व है, वो जो निर्णय लेंगे वो हमें स्वीकार होगा। पीडीपी और बीजेपी में सरकार गठन पर सहमति को विपक्षी दलों ने नाटकबाजी बताया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी महज मोल भाव का दिखावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि अगर सहमति नहीं बन रही है तो फिर से चुनाव करा लें। This thing has gone on for too long. The people of Jammu and Kashmir, either should get a government or there should be fresh elections perhaps. हालांकि पीडीपी ने कहा है कि बातचीत अभी जारी है और कई ऐसे तकनीकी मुद्दे हैं
जिसे स्थिर सरकार चलाने के लिए तय करना जरूरी है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। कॉरपोरेट जासूसी मामले में औद्योगिक घरानों के गिरफ्तार 5 कर्मचारियों को 3 दिन तक के लिए 24 फरवरी यानी कि पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अदालत में पुलिस ने कहा है कि इससे हासिल कागजात राष्ट्रीय महत्व के हैं और आरोपियों पर सरकारी गोपनीयता कानून के तहत धाराएं लगाई जा सकती हैं। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने जांच एजेंसियों से तेजी से जांच करने को कहा है। इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने हासिल दस्तावेजों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा है। पेट्रोलियम मंत्रालय में कॉर्पोरेट जासूसी का खुलासा होने के बाद इसके तार कोयला, ऊर्जा, रक्षा और वित्त जैसे मंत्रालयों से भी जुड़ गए हैं। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गोपनीय दस्तावेजों को लंबे वक्त से लीक किया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर कांग्रेस ने इस बारे में जानकारी होने के बावजूद सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। किसी भी पॉसिबिलिटी को मैं रूल आउट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये सब सारी चीजें लंबे समय से चल रही होंगी, तभी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई और उसकी जांच हो रही है और बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 9 महीने में ये सरकार शासन का ताना बाना नहीं संभाल पाई। अगर जासूसी हो रही थी तो जासूसी की जिम्मेदारी सरकार की है। शुक्रवार की रात क्राइम ब्रांच ने इस मामले में ऊर्जा कंपनियों से जुड़े 5 और लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों का ताल्लुक रिलायंस, एसआर, केयर्न्स, जुबिलियंस एनर्जी और एडीएजी रिलायंस समूह से है। इन सभी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इस जासूसी के मामले में अब तक 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास कई महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों की कॉपी हासिल होने का दावा किया है, जिसमें राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़े वित्त मंत्री के बजट भाषण के अंश के साथ पेट्रोलियम मंत्रालय के एक्सप्लोरेशन सेल के दस्तावेजों की कॉपी, कई सेक्टर्स के परफॉर्मेंस का बैकग्राउंड नोट, हाइड्रोकार्बन पर कैग की रिपोर्ट, कुवैत में भारतीय दूतावास के कागजात और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव निपेंद्र मिश्रा की चिट्ठी जैसे दस्तावेज शामिल हैं। जो गुनहगार है वो तिलमिला के कुछ तो कुछ उनको कहना पड़ेगा। सब पुलिस की प्रक्रिया के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके सामने सारा विषय उजागर हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स जो है चोरी किए गए, डॉक्यूमेंट चोरी करने के बाद में आगे बेचे गए। उनको जो उनके रेसिपिएंट्स हैं, यानी कि आप समझ लें कि चोरी के माल को खरीदने वाले जो हैं रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टीज, उनको भी हमने अब जो है काबू में कर लिया है। इनसे अब हमारी बातचीत चल रही है, हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं। 19 फरवरी को इस कॉर्पोरेट जासूसी के मामले का खुलासा हुआ था, जिसमें पहले दिन 5 और अगले दिन 2 और लोग गिरफ्तार हुए। पुलिस के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय के कर्मचारी कंपनियों को गोपनीय दस्तावेज मुहैया कराते थे। दिल्ली पुलिस का दावा है कि कॉर्पोरेट जासूसी के मामले में बड़ी मछलियां फंस सकती है। हालांकि मंत्रालयों में कॉर्पोरेट घुसपैठ के नेटवर्क को तोड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। स्वाइन फ्लू ने 31 और लोगों की जान ले ली है। इसके साथ ही देश भर में स्वाइन फ्लू से अब तक 774 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। H1N1 वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 13,000 को पार कर गई है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद स्वाइन फ्लू लगातार दूसरे इलाकों में फैलता जा रहा है। देश के करीब 22 राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में शनिवार को 13 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में स्वाइन फ्लू से पीड़ित लोगों की तादाद 100 के पार हो गई है। हिमाचल प्रदेश में स्वाइन फ्लू से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 17 लोगों में बीमारी के लक्षण मिले हैं। उत्तर प्रदेश में 57 नए मामले सामने आने के साथ ही 250 से ज्यादा लोग H1N1 वायरस की चपेट में आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 60 से ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। सबसे ज्यादा पीड़ित राज्यों की बात करें तो 20 फरवरी तक पंजाब में 31 और हरियाणा में 20 लोग स्वाइन फ्लू से जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में 9 लोगों की बीमारी से मौत हो चुकी है। सबसे भयावह स्थिति राजस्थान में है, जहां अब तक 206 जानें जा चुकी हैं और 4000 से ज्यादा लोग स्वाइन फ्लू से पीड़ित हैं। गुजरात में इस बीमारी से मरने वालों की तादाद 197 हो गई है, जबकि 2500 से ज्यादा लोग H1N1 वायरस की चपेट में हैं। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 103 पहुंच गई है। वहीं महाराष्ट्र में 92 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 850 लोग बीमारी की चपेट में हैं। तेलंगाना में 51 और कर्नाटक में 33 लोगों की मौत स्वाइन फ्लू से हो चुकी है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए हर मुमकिन उपाय कर रही है। इसका सबसे बचाव करना ही और अपनी जीवन शैली में अपने आप में जरा सा सावधानी बरतना ही इसका एक तरीका है। और दूसरा तरीका है कि हम समय रहते पेशेंट को बिना घबराए अस्पताल पहुंचाएं ताकि उनको हम समय रहते दवाई दें। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वो लोगों में बीमारी और दवाओं की उपलब्धता के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। साथ ही दवाओं की दुकानों में स्वाइन फ्लू की दवाएं मिलने का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है। बीमारी से निपटने के लिए बनाई गई सेल लगातार दवाओं और परीक्षण किट्स की उपलब्धता की निगरानी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आने वाले आम बजट से जुड़ी हमारी खास खबर। सरकार का जोर आधारभूत संरचना के विकास पर है। ऐसे में आगामी बजट में पोत आधारित समुद्री व्यवसाय को बढ़ाने पर सरकार का विशेष जोर होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी सागरमाला परियोजना की शुरुआत के लिए बजट में आवंटन होने की उम्मीद है। सागरमाला परियोजना के तहत तटीय राज्यों को सड़क, रेल और हवाई अड्डों से जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार में तेजी लाने की कोशिश की जाएगी। 7,000 किलोमीटर से ज्यादा तटीय सीमा में 10 विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की योजना है। इसके अलावा केंद्र सरकार सागरमाला परियोजना के जरिए व्यापार में तेजी लाने की उम्मीद कर रही है। 28 फरवरी को वित्त मंत्री के बजट भाषण में इन दोनों परियोजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं। Actually receiving the Prime Minister's personal attention, and it is the way he has defined it. It's called Sagarmala, which is port-led development. Now that is those are the three words that define the entire Sagarmala approach. We've got a huge concept note which has been worked out. Recently, I got in principle approval from the Committee of Secretaries. Now I'm sort of looking into it and have to take it to the cabinet and so on and so forth. पिछले 5 सालों में निजी क्षेत्र ने पीपीपी मॉडल के तहत प्रमुख बंदरगाह परियोजनाओं में 33,000 करोड़ रुपयों का निवेश किया है। वित्त मंत्री ने पिछले बजट भाषण में ही सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली 16 पोत परियोजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इन्हें शुरू नहीं किया जा सका है। इसके अलावा बजट में जहाजरानी उद्योग के लिए विस्तृत नीति की भी बात कही गई थी। A policy for encouraging the growth of Indian controlled tonnage will be formulated to ensure increase in employment of Indian seafarers. निजी क्षेत्र की पोत कंपनियां परियोजनाओं में देरी को लेकर चिंतित हैं। On an average 2.5 years we are coming where the bidders are reacting on your project. At that point of time, in some of the cases we are realizing that our project was not properly drafted, not properly planned. लेकिन देरी के अलावा बंदरगाह क्षेत्र में कुशल कामगारों की भी कमी है। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय बंदरगाह क्षेत्र को अगले 10 साल में 5,000 इंजीनियरों की जरूरत पड़ेगी। In 10 years, you will have to have minimum actually 5,000 port and harbour engineers in India required. We don't have that. We have barely 200 only ports and harbour engineer. इसके अलावा जलयान निर्माण क्षेत्र के लिए व्यापक खाके की भी जरूरत महसूस की जा रही है। जहाज रानी क्षेत्र की निजी कंपनियों को टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी के साथ जहाज निर्माण सामग्री के मामले में भी स्पष्ट नीति की दरकार है। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंक यूनियनों से 25 फरवरी से प्रस्तावित हड़ताल वापस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की वेतन संशोधन मांगों को लेकर बातचीत जारी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की यूनियनों ने 25 फरवरी से 4 दिन की देशव्यापी हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि हड़ताल से कोई समाधान नहीं निकल सकता और बातचीत के जरिए ही कोई समाधान निकलेगा। इस महीने की शुरुआत में इंडियन बैंक एसोसिएशन ने वृद्धि की पेशकश 13% कर दी, जबकि यूनियन वेतन में 19% वृद्धि की मांग कर रही हैं। वित्त मंत्री का कहना है कि हड़ताल देश हित में नहीं है, इसलिए बैंक यूनियनों को आंदोलन का रास्ता नहीं अख्तियार करना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने प्रवासी भारतीयों की सहायता के लिए मदद नाम से एक वेब पोर्टल की शुरुआत की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिल्ली में इस केंद्रीयकृत ऑनलाइन व्यवस्था का उद्घाटन किया। इससे भारत के बाहर रहने वाले करीब 2.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर लोग अपनी शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं और उसका पूरा ब्यौरा भी देख सकते हैं।
मदद नाम का ये एप्लीकेशन passportindia.gov.in की वेबसाइट पर मौजूद है। इसे दुनिया भर में भारत के दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों से भी जोड़ा गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे अरब देश ओमान में शुरू किया गया था, जिसके अच्छे नतीजे रहे। मदद एक ऐसी चीज़ है जो अकाउंटेबिलिटी भी तय करती है, एक्सेसिबिलिटी भी तय करती है, रिस्पॉन्सिवनेस भी तय करती है। तो ये MOIA और MEA का मिला जुला प्रयास है। इसका उद्देश्य है हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले भारतीयों की मदद करना। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि इराक में बंधक बनाए गए 39 भारतीयों की तलाश जारी है। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है कि वो बंधक जिंदा हैं या नहीं। विदेश मंत्री ने कल बंधकों के परिजनों से दिल्ली में मुलाकात की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने परिवार वालों को बंधकों की रिहाई के लिए सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। पिछले साल जून में ये बंधक प्रकरण सामने आया था, जब आतंकी संगठन IS ने इराक के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था। बंधक बनाए गए लोग पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और इराक में अलग अलग कंपनियों में काम करते थे। हर बार जब ये आते हैं तो जो प्रयास हम कर रहे हैं उनकी जानकारी हम इन्हें दे देते हैं। अभी तक कोई सबूत, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जिंदे या मरे होने का नहीं मिला है, लेकिन हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसमें से हमारे बहुत से सोर्सेज ये कहते हैं कि वो मारे नहीं गए, और इसी चीज़ को सच मान करके हम लोग उनकी तलाश कर रहे हैं। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर चीन के विरोध को खारिज किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारतीय इलाकों में दौरा करने पर किसी देश को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने साफ किया कि सीमा को लेकर या कुछ इलाकों को लेकर विवाद हो सकता है और इसके हल के लिए बातचीत होगी। चीन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा को लेकर विरोध दर्ज कराया था और कहा कि सीमा विवाद सुलझाने के लिहाज से ये कारगर नहीं है। भारत के सभी राजनीतिक दलों ने भी चीन के इस ऐतराज को बेमानी करार दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने बांग्लादेश के दौरे को काफी सफल बताया है। दौरे के आखिरी दिन ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। दोनों के बीच तीस्ता नदी जल बंटवारा और भूमि सीमा समझौते पर भी चर्चा हुई। ममता बनर्जी ने शेख हसीना को भरोसा दिलाया कि उनकी पार्टी TMC संसद के बजट सत्र में भूमि सीमा समझौते का विरोध नहीं करेगी। उन्होंने तीस्ता नदी जल बंटवारे पर भी सकारात्मक रुख अपनाने के संकेत दिए। ममता बनर्जी ने तीस्ता की समस्या का जल्द हल निकलने की उम्मीद भी जताई। 4 साल पहले उन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। যখন ল্যান্ড ডিসপিউট শর্ট আউট হয়েছে, তিস্তাতেও আস্থা রাখুন, সবাই মিলে কথা বলে বাংলার যে সমস্যা আছে কিছু সেটা আমরা সমাধান করব। আপনাদেরও কিছু প্রবলেম আছে, আমি বুঝি সেটা, আপনাদেরও জল চাই, জলের প্রবলেম আছে। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार पर नए चुनाव कराने के लिए दबाव बनाने के लिए विपक्षी पार्टी BNP ने आज से 72 घंटे का बंद बुलाया है। BNP के मुताबिक बंद के अलावा गठबंधन दल के नेता और कार्यकर्ता सोमवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क, रेल और जल यातायात बाधित कर दिया है। पिछले रविवार को ही BNP ने 5 दिन के देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की थी। BNP नेता खालिदा जिया पिछले साल 5 जनवरी को हुए विवादास्पद चुनाव को रद्द कर तटस्थ सरकार की मौजूदगी में चुनाव कराने की मांग कर रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शेख हसीना इसके लिए तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका समेत दूसरे देश भी बांग्लादेश में जारी राजनीतिक विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील कर चुके हैं। इस साल जारी हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका अफगानिस्तान में तैनात अपने सभी सैनिकों की वापसी की 2016 तक अवधि बढ़ा सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री एशटन कार्टर ने शनिवार को अफगानिस्तान में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगले महीने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की मुलाकात के बाद इस पर कोई फैसला किया जाएगा। 2014 के आखिर में अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान का जो मिशन था उसे पूरा कर सैनिकों की वापसी की। अब अफगान सेना को प्रशिक्षित करने के लिए अमेरिका के करीब 11,000 सैनिक अफगानिस्तान में तैनात हैं, जिन्हें धीरे धीरे 2016 तक अफगानिस्तान से हटाया जाना है। Our priority now is to make sure this progress sticks. That is why President Obama is considering a number of options to reinforce our support
for President Ghani's security strategy, including possible changes to the timeline for our drawdown of U.S. troops. विश्व कप में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने हैं। मेलबर्न में खेले जा रहे मैच में टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विश्व कप में भारत दक्षिण अफ्रीका को कभी नहीं हरा पाया है। अब तक दोनों टीमों के बीच विश्व कप के इतिहास में 3 बार टक्कर हुई है और हर बार भारत को हार का सामना करना पड़ा है। इस विश्व कप में भारत का यह दूसरा मैच है। पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज की थी। भारतीय टीम की कोशिश होगी कि दक्षिण अफ्रीका पर जीत दर्ज कर विश्व कप खिताब बचाने के लिए अभियान को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन आज के मैच में शुरुआती झटका लगा है। 10 रन पर फिलहाल भारत का 1 विकेट जा चुका है। और पूल ए के तहत श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 233 रन का लक्ष्य दिया है। अफगानिस्तान के गेंदबाजों के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए। श्रीलंका के 4 विकेट 51 रन पर ही गिर गए। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आज पुण्यतिथि है। मौलाना आज़ाद साहब का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ। वो कांग्रेस के एक कद्दावर राजनेता, स्वाधीनता संग्राम सेनानी और मशहूर शिक्षाविद थे। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य, विश्व इतिहास और राजनीति शास्त्र जैसे कई विषयों में उच्च शिक्षा हासिल की। आज़ादी के बाद उन्हें देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। इस दौरान उन्होंने यूजीसी, तकनीकी शिक्षा, आईआईटी खोलने में अहम योगदान दिया। आज ही के दिन 1958 में उनका निधन हो गया था। और आइए अब देखते हैं विंटेज कारों का कारवां। बेटी बचाओ जागरूकता अभियान के साथ 200 से ज्यादा विंटेज कारों ने लाल किले से गुड़गांव तक विंटेज कार रैली निकाली और शानदार रफ्तार भरी। इस रैली में मलेशिया और सिंगापुर से आई कारों ने भी हिस्सा लिया। 1880 से लेकर 1960 तक की कारों के सफर को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित और हैरान नजर आ रहा था। विंटेज कारों की राजशाही अदा पर हर कोई फिदा दिख रहा था। मध्य प्रदेश के खजुराहो में इस समय नृत्य महोत्सव चल रहा है। समारोह के दूसरे दिन कथक और ओडिशी नृत्य की प्रस्तुति दी गई। मोनिसा नायक ने जहां कथक के जरिए देशी विदेशी दर्शकों को भाव विभोर कर दिया, वहीं सुबिकेश मुखर्जी, ऐश्वर्या सिंहदेव और साथियों ने ओडिशी नृत्य के जरिए समा बांध दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। संसद का बजट सत्र कल से 26 को रेल और 28 फरवरी को आम बजट। लोकसभा अध्यक्ष ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। राज्यसभा टीवी पर बजट की खास कवरेज। नीतीश कुमार आज लेंगे चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ। फिलहाल सरकार में शामिल नहीं होंगे सहयोगी दल। कांग्रेस, आरजेडी बाद में करेंगे फैसला। मंत्रालय जासूसी मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं बरामद दस्तावेज। दिल्ली पुलिस का दावा, 5 कॉर्पोरेट अधिकारी 3 दिन की पुलिस रिमांड पर। इस हफ्ते जम्मू कश्मीर में बनेगी पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार। सोमवार को मुफ्ती मोहम्मद सईद और नरेंद्र मोदी की मुलाकात। और क्रिकेट विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अहम मुकाबला। टॉस जीतकर भारत का बल्लेबाजी का फैसला, 1 विकेट गिरा।